वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी वाई क्यू सीरीज। तो जो ये पी वाई क्यू सीरीज है, ये आपकी आगामी परीक्षा हेतु काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इसलिए हर एक जो आपको प्रश्न यहाँ पर बताता हूँ, आपको अगर नहीं आता है तो अपनी कॉपी पे आप इसको अवश्य नोट करते रहिएगा, ताकि भविष्य में आप अगर रिवीजन करना चाहे तो आप जल्दी से रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर देख लेते हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी टेट, एलटी कमीशन, टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये नोट्स मंगवा सकते हैं। ये नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे अगर आप इन्हें मंगवाते हैं तो इसमें क्या मिलेगा आपको, 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित है, डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपकी आगामी परीक्षा हेतु ये। ठीक है, इस प्रकार से ये स्पाइरल नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे अगर आप इन्हें लेना चाहते हो तो। ठीक है, लेने हेतु यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7650017294। ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल वहां पर आपको ये मिल जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 51। तो प्रश्न संख्या 51 में क्या पूछा गया है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार दिनकर इन रचनाओं का सही क्रम बताइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार दिनकर जी की इन रचनाओं का सही क्रम क्या होगा। तो सही जो विकल्प होगा 51 में, तो सही विकल्प हो जाएगा 51 में आपका विकल्प डी। कैसे, इसमें देखिए जो सामधेनी है ये पहले आएगी, सबसे पहले सामधेनी, फिर इतिहास के आंसू, दिल्ली परशुराम की प्रतीक्षा, ये क्रम यहाँ पर सही हो जाएगा, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 52। इसमें क्या पूछा गया है, रीतिकालीन कवियों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा। रीतिकालीन कवियों का कालक्रम अनुसार वर्णन पूछा जा रहा है। तो 52 में सही विकल्प जो होगा तो वो होगा, सबसे पहले आएंगे बिहारी, फिर मती राम आएंगे, फिर देव और फिर सबसे अंत में भूषण माने जाएंगे विकल्पों के अनुसार। तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53। इसमें क्या पूछा गया है, कालक्रमानुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। कालक्रमानुसार जो सही अनुक्रम होगा रचनाओं का, तो वो यहाँ पर बताना है। तो 53 में सही होगा बी, अर्थात सबसे पहले पद्मावत आएगी, फिर मधुमालती, फिर चित्रावली और सबसे अंत में अनुराग बांसुरी। फिर प्रश्न है 54। इसमें क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है कालक्रमानुसार निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो जो आलोचकों का जन्म सही क्रम में होगा, तो वो यहाँ पर बताना है कौन सा क्रम सही होगा। तो 54 का होगा विकल्प सी। सबसे पहले आएगा नाम जो आएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी का, फिर विजय देव नारायण शाही का, फिर लक्ष्मीकांत वर्मा का और सबसे अंत में डॉक्टर देवराज का। ठीक है, तो 54 का सी। अगला प्रश्न देखिए 55। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का सही क्रम क्या है। जो प्रकाशन वर्ष के आधार पर जो सही यात्रा वृत्तांत का क्रम होगा, तो वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी यहाँ पर हम ये रचनाओं को डिस्कस करेंगे, ये सारे के सारे यात्रा वृत्तांत होंगे। तो 55 का जो सही विकल्प होगा, तो वो होगा ए। सबसे पहले, एशिया के दुर्गम भूखंडों में चीड़ों पर चांदनी, अप्रवासी की यात्राएं और यात्रिक, ये सारा क्रम सही होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है 56, यहाँ पर स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है, तो हम इसको देख लेते हैं, स्थापना क्या है और तर्क क्या है। जैसे कि स्थापना है, नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति लेखिकाएं ही कर सकती हैं। नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति लेखिकाएं ही कर सकती हैं, ये स्थापना है। तर्क क्या है, क्योंकि लेखिकाएं मुक्त भोगी नहीं होती। क्योंकि लेखिकाएं मुक्त भोगी नहीं होती, तो सही विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प इस प्रकार से होगा कि नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति लेखिकाएं ही कर सकती हैं। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि देखिए ऐसा बोलते हैं, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श वही लोग बेहतर लिख सकते हैं जो इससे संबंधित हों। ठीक है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, जिस गाल में थप्पड़ पड़ा हो उसे पता चलता है कि दर्द कितना हुआ है।
जो सामने से देख रहा है वो उसकी अनुभूति बता सकता है, परंतु उस दर्द का बखान नहीं कर सकता। इसलिए ये जो स्थापना है ये तो पूर्णतः सही होगा। तर्क क्या है यहाँ पर, क्योंकि लेखिकाएं मुक्त भोगी नहीं होती, तो ये यहाँ पर असंगत हो जाएगा तर्क इसका, इसलिए तर्क सही नहीं होगा, स्थापना सही है, तो ए सही, आर गलत कहाँ है, विकल्प डी, विकल्प ए में, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर देखिए पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो अवश्य जुड़िए, लाभ उठाते रहिएगा। तो प्रश्न है 57, इसमें क्या पूछा गया है, स्थापना है यहाँ पर, गुण मुख्य रूप से रस के धर्म नहीं है। गुण मुख्य रूप से रस के धर्म नहीं है। तर्क क्या है, क्योंकि इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के भी धर्म नहीं माना जाता, क्योंकि इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के भी धर्म नहीं माना जाता। तो यहाँ पर बताना है 57 में को क्या सही होगा। तो देखिए 57 को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है, गुण मुख्य रूप से रस के धर्म नहीं है, ये तो हो गया असंगत। क्यों, क्योंकि जो गुण है ये मुख्य रूप से रस के धर्म हैं, ठीक है, इसलिए ये तो असंगत हो जाएगा। फिर तर्क, क्योंकि इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के भी धर्म नहीं माना जाता, तो ये भी असंगत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नहीं का यहाँ पर बोलबाला है, इसलिए जो यहाँ पर नहीं दिया गया है ये गलत हो गया। क्योंकि इन्हें अर्थात जो गुण है इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के भी धर्म माना जाता है, इसलिए ये भी यहाँ पर असंगत हो जाएगा। इसलिए दोनों संगत है, तो ए और सी दोनों असंगत होगा, तो सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 वाला, इसमें क्या है, स्थापना क्या दी गई है, रहस्यवादी कविताओं में सबसे अधिक विरक्ति जनक दो बातें होती हैं, भावों में सच्चाई का अभाव और व्यंजना की कर्तव्यता। और तर्क क्या है, क्योंकि भावों का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से होता है। तो 58 में जो सही विकल्प होगा तो वो कौन सा होगा, तो वो देख लेते हैं, पहले स्थापना को आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए रहस्यवादी कविताओं में सबसे अधिक व्यक्तिजनक दो बातें होती हैं, भावों में सच्चाई का अभाव और व्यंजना की कृत्रिमता। तो ये दोनों जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, पहले वाला ये तो सही हो जाएगा, याद रखिएगा इस तथ्य को आप। और तर्क क्या है इसमें, क्योंकि भावों का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से होता है, नहीं, भावों का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से नहीं होता है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए सही और आर गलत कहाँ है, ए सही और आर गलत, तो विकल्प बी में ये होगा, इसलिए विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59। तो 59 में क्या पूछा गया है, भूषण चौहान के दरबारी कवि थे, भूषण चौहान के दरबारी कवि थे। तर्क, क्योंकि वे उनके सखा एवं मंत्री थे। तो अगर हम 59 का एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है जो भूषण है ये चौहान के दरबारी नहीं थे, जो चौहान के दरबारी थे चंद्रबरदाई थे, चंद्रबरदाई। क्योंकि वे उनके सखा एवं मंत्री थे, ये भी असंगत होगा, क्योंकि जो भूषण और चौहान तो एक साथ रहते ही नहीं, तो इसलिए ये दोनों असंगत हो जाएंगे। उनके सखा एवं मंत्री माने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के चंद्रबरदाई, इसलिए ए और आर यहाँ पर दोनों असंगत हो जाएंगे, सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या क्या है ये 60। क्या पूछा गया है इसमें 60 में, तो यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, रीति काव्य कलात्मक है, ये स्थापना दी गई है, और तर्क क्या है इसका, उसमें भाव की उपेक्षा अभिव्यक्ति प्रधान है। क्या है, रीति काव्य कलात्मक है, और तर्क क्या है, उसमें भाव की अपेक्षा अभिव्यक्ति पक्ष प्रधान है। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए। कैसे होगा ए, देखिए जो रीति काव्य है ये कलात्मक है, बिल्कुल से ये पूर्णतः सही हो जाएगा, ठीक है, रीति काव्य कलात्मक है। फिर है तर्क, उसमें भाव की अपेक्षा अभिव्यक्ति पक्ष प्रधान है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सच हो जाएगा,
तो 60 का हो जाएगा ए और आर दोनों सही। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करिए। तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उन्हें लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो चलिए कर लेते हैं हम कथनों को लेखकों के साथ सम्मिलित। तो यहाँ पर कथन देखिए, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन कहा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो यहाँ पर ये कथन हो जाएगा ए के साथ 4। फिर है, अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन है। अधिकार का सुख या अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा इनके जो स्कंदगुप्त नाटक है इसमें कहा गया था। तो बी का 2 हो जाएगा। फिर निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं ही को सूल। तो जो ये प्रस्तुत पंक्ति है ये किसके द्वारा कही गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला है, मर्द साठे पर पाठा होता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो जो प्रस्तुत कथन है ये कहा गया था आपके मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। होरी के द्वारा ये कथन धन्या के संबंध में कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए ए का 4 कहाँ पर है? जो ट्रिक मैंने आपको बताई है कि ज्यादा लंबा समय इसमें नहीं लेना है, तो इस तरह से है। देखिए ए का 4 सिर्फ विकल्प सी में है, तो इसलिए विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा 61 का। तो सी सही है। बाकी मिलान आप स्वयं करते जाइएगा, आपको ज्यादा नॉलेज हो जाएगा इससे। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर एक तरफ पंक्तियां दी गई हैं और दूसरी तरफ अलंकार दिया गया है, तो इनका हम मिलान कर लेते हैं। जैसे 62 है, मुख नहीं चंद्रमा है। मुख नहीं चंद्रमा है, तो यहाँ पर ए जो सही हो जाएगा, मुख नहीं चंद्रमा है। अपनहुति अलंकार है यहाँ पर। फिर मुख तो चंद्र ही है। मुख तो, जैसे मुख नहीं चंद्रमा ही है, मुख नहीं चंद्रमा ही है। अगर किसी के चेहरे को हम देख के बोले कि यह हमें मुख नहीं चंद्रमा ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर होगा अपनहुति अलंकार कि भाई यही वो चीज है, कोई और नहीं है। फिर मुख तो चंद्र ही है। जो मुख तो चंद्र ही है, यहाँ पर तो लग गया। जब तो लग जाता है तो इससे क्या पता चलता है आपको? ये हो जाता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, मुख तो एक तरह से रूपक हो गया ना, तो ये रूपक अलंकार होगा। मुख देखकर चांद का आभास हुआ। मुख देखकर क्या हुआ? चांद का आभास। जब आभास होता है तो एक तरह से हमें भ्रांति भी लग सकती है, तो इसलिए आभास होना भ्रांति का संकेत करता है, तो सी का 4 हो जाएगा। फिर है, मुख है कि चांद। मुख है कि चांद, इसमें देखिए कि एक तरह से संदेह उत्पन्न हो रहा है ना, तो ये जो संदेह का कहाँ पर जाएगा? संदेह अलंकार की तरफ। तो इसलिए जो यहाँ पर सही मिलान हो जाएगा तो वो हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ए का 2 कहाँ है? ए का 2 है विकल्प ए में ही, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए ही सही हो जाएगा इसका। अगला जो प्रश्न है 63, क्या पूछा गया है 63 में? निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करिए। तो एक तरफ यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं और दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं, तो इनका अगर हम मिलान कर लेते हैं तो सही कौन सा मिलान हो जाएगा यहाँ? तो वो हो जाएगा, साहित्य की परख किसकी रचना होगी? साहित्य की परख रचना है शिवदान सिंह चौहान की। साहित्य की परख शिवदान सिंह चौहान। आत्मेन पद, ये किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की ये रचना हो जाएगी। नई कविता विलायती संदर्भ, तो ये किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। नई कविता विलायती संदर्भ मुक्तिबोध की रचना हो जाएगी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है ये सुमन राजे जी का हो जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। साहित्य की परख ये किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की। आत्मेन पद अज्ञे की। नई कविता विलायती संदर्भ मुक्तिबोध हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो ये मुक्तिबोध का हो जाएगा। मुक्तिबोध नहीं, सुमन राजे का। तो सही जो विकल्प होगा ए का 4 कहाँ कहाँ है? ए का 4 है विकल्प सी में ही, इसलिए सी ही सही विकल्प हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ कहानीकार दिया गया है और दूसरी तरफ कहानी दी गई है, तो इसलिए इसका भी हम मिलान कर लेते हैं। 64 का देखिएगा, मिलान अगर हम करते हैं तो कौन सा सही विकल्प आता है? जैसे कि निर्मल वर्मा की कहानी है कौन सी?
लंदन की रात, लंदन की रात निर्मल वर्मा। मार्कंडे, मार्कंडे की कहानी कौन सी होगी यहाँ पर? तो ये हो जाएगी आपकी हंसा जाई अकेला, हंसा जाई अकेला मार्कंडे। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो उदय प्रकाश की जो कहानी होगी यहाँ पर तो वो हो जाएगी आपकी, हो जाएगी आपकी टेपचू, उदय प्रकाश की टेपचू। शेखर जोशी की कहानी हो जाएगी कोसी का घटबार। तो 64 का जो सही विकल्प होगा तो विकल्प बी। ए का 4 सिर्फ बी में है इसलिए बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर देखिए बोली दी गई है और ये यहाँ पर बोली क्षेत्र, तो अगर हम इसका मिलान करते हैं तो कौन सा सही विकल्प आता है? तो जो सही विकल्प आएगा तो वो देख लेते हैं, बांगरू। बांगरू कहाँ पर बोली जाती है? बांगरू बोली जाती है आपकी, बांगरू कहाँ गया, बांगरू रोहतक में। बांगरू, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें कर दिया। बांगरू जो है ना हरियाणवी का है, तो हरियाणा रोहतक ए का 5 कहाँ पर है? ए का 5 विकल्प ए में। हाँ ये सही हो जाएगा यहाँ पर मित्रों, 65 का ए। मिलान कर लेते हैं, बांगरू रोहतक, ठीक है। भोजपुरी बोली जाती है छपरा में। कुमाऊनी ये कहाँ बोली जाती है? अल्मोड़ा में। और खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? दिल्ली में। तो इसका आपने ये देख लेना है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की में गलत दिया गया है, सी इसका उत्तर बताया गया है ऑफिशियल आंसर की में, तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा, इसलिए जो सही हो जाएगा तो ये होगा विकल्प ए। कई बार ना ऑफिशियल आंसर की में भी गलत उत्तर दिए जाते हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है। जैसे मुझे पता था बांगरू तो रोहतक में बोली जाती है हरियाणा में, तो ये सही हो जाएगा। एक का 4 था यहाँ, एक का 5 था यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे देखा मैंने भोजपुरी, भोजपुरी छपरा में, ये भी सही हो जाएगा, भोजपुरी छपरा की है। कुमाऊनी, कुमाऊनी उत्तराखंड में बोली जाती है तो अल्मोड़ा हो जाएगा। खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ में बोली जाती है तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली और मेरठ में जो मैंने बताया था खड़ी बोली का हो जाएगा दो ये। इस प्रकार से जो विकल्प ए है यहाँ पर ये हमारा सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं, 66। इसमें क्या पूछा गया है? पंक्तियों को कवियों के साथ सम्मिलित करना है। 66 में यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं, यहाँ पर कवि दिए गए हैं, तो इनका मिलान कर लेते हैं। तो देखिए, विचलित होने का नहीं देखता में कारण, विचलित होने का नहीं देखता में कारण, ये पंक्ति किसकी मानी गई है? निराला की। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति हो जाएगी। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चिक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये किसकी होंगी? बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चिक्की रही उदास, सी में एक नागार्जुन की। बड़ी ही खतरनाक कविता है ये, अगर समय मिले तो जरूर पढ़ना, ज्यादा लंबी नहीं है। टूट कर बिखर चुकी मर्यादा, टूट टूट कर बिखर चुकी मर्यादा, ये जो अंधा युग रचना है धर्मवीर भारती की, उससे ली गई है, तो डी का यहाँ पर 5 विकल्प सही होगा। तो इसलिए ए का 2 कहाँ पर है? ए का 2 सिर्फ एक में ही है, ए का 2, तो इसलिए यहाँ पर यही विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, 67। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित ग्रंथों को ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करना है, तो चलिए कर लेते हैं सुमेलित। रसमंजरी किसकी रचना है? रसमंजरी बताइएगा, तो ये हो जाएगी नंददास की। साहित्य लहरी ये किसकी रचना है? सूरदास की। हित तरंगिनी किसकी रचना है? कृपाराम की। कीर्ति लता किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी विद्यापति की। इस प्रकार से ए का 3 कहाँ पर है? ए का 3 है विकल्प ए में ही, तो विकल्प ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा, 67 का ए। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 68। तो इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित ग्रंथों को ग्रंथकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं और दूसरी तरफ ग्रंथकार दिए गए हैं, तो इसका हमने
मेल यहाँ पर करना है। तो जो सही रूप यहाँ पर मेल का हो जाएगा तो इस प्रकार से है कि जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है ये किसकी रचना हो जाएगी, कॉलरिज की। और एस्थेटिक्स ये किसकी रचना हो जाएगी, एस्थेटिक हो जाएगी क्रोचे की रचना। एडवर्टीजमेंट ये किसकी रचना हो जाएगी, विलियम बर्जर्स की। और साइंस एंड पोइट्री ये किसकी रचना हो जाएगी, ये हो जाएगी आइए रिचर्ड्स की। ये ध्यान रखिएगा कई बार आपसे सिंगल सिंगल रचना पूछी जाती है कि बायोग्राफिया ऑफ लिटरेरिया किसकी रचना है, एस्थेटिक किसकी रचना है, एडवर्टीजमेंट किसकी रचना है, साइंस एंड पोइट्री किसकी रचना है। अगर ध्यान रखोगे तो कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसे ठीक कर सकते हो। फिर यहाँ देखिए आगे, पात्रों को नाट्य कृतियों के साथ सम्मिलित करिए। तो एक तरफ यहाँ पर नाट्य कृति दी गई है, नाटक दिए गए हैं, और दूसरी तरफ पात्र दिए गए हैं, तो इनका हमने मिलान कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो मिलान सही होगा तो वो इस प्रकार से होगा। स्कंदगुप्त, जो स्कंदगुप्त है इसके पात्र कौन से माने जाते हैं प्रमुख तौर पर, दिए गए विकल्पों में से प्रपंच बुद्धि। और जो कोणार्क का पात्र यहाँ पर कौन माना जाएगा, विशु। और आषाढ़ का एक दिन का कौन सा पात्र यहाँ पर है, विलोम। और सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक इसका कौन सा पात्र होगा, शीलवती। तो ये मिलान याद रखिएगा। ए का 3 कहाँ पर है, ए का 3 है विकल्प सी में, तो यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सम्मिलित करिए। तो चलिए 70 का भी कर लेते हैं। तो देखिए, कोर्ट मार्शल किसकी रचना है, स्वदेश दीपक की। इतिहास चक्र किसकी रचना होगी, दया प्रकाश सिन्हा की। अन्वेषक, अन्वेषक किसकी रचना होगी यहाँ पर, ये हो जाएगी प्रताप सहगल की। और ईला, ये ईला किसकी रचना है, ये हो जाएगी प्रभाकर चौधरी की। तो इस प्रकार से जो सही रूप हो जाएगा, ए का 4 कहाँ कहाँ है, ए का 4 बी में भी है और डी में भी है। तो बाकी तो एलिमिनेट हो गए पहले ही, हमारे पास बचे हैं बी और डी। फिर देखिए बी का 5 कहाँ है, बी का 5, बी का 5 सिर्फ विकल्प बी में ही है, यहाँ पर तो नहीं होगा, इसलिए ये सारे एलिमिनेट हो गए। जो सही विकल्प होगा तो विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए 71, इसमें क्या पूछा गया है 71 में, निम्नलिखित कृतियों को कृतिकारों के साथ सम्मिलित करिए। एक तरफ कृति दी गई है, दूसरी तरफ उसके रचनाकार दिए गए हैं, तो इसका मिलान कर लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा 71 का। तो देखिए राम कमल राय, राम कमल राय की कौन सी कृति है दिए गए विकल्पों में से, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। मधुरेश जी की कौन सी कृति होगी, याद जो आई, याद जो आईना है, हाँ याद जो आईना है विकल्प 3 का। विश्वनाथ त्रिपाठी का कौन सा यहाँ पर ये काव्य संग्रह होगा, तो ये हो जाएगा आपका नंगा तलाई का गांव। काव्य संग्रह नहीं, कोई संस्मरण है इसका ये। और विवेक की राय की कौन सी रचना होगी यहाँ पर, मेरे सुहृदय श्रद्धेय। तो ये यहाँ पर सही सुनिश्चित रूप होगा। ए का 4 कहाँ है, विकल्प बी में ही ए का 4 है, तो ये यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज कर भी स्टडी कर सकते हो इन रचनाओं की बार बार, ताकि आपको अगर नोट्स बना रहे हैं तो ज़्यादा फायदा है, नहीं बना रहे हैं तो बार बार आप इनको रिवाइज करते रहिएगा, फायदा होगा। हाँ, बीच बीच में कई बच्चे ऐसे थे वो पूछते हैं कि वो एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कौन सी वीडियोस देखें। जो भी आपके समक्ष ये लेक्चर लाता हूँ ये एलटी कमीशन, टीजीटी, पीजीटी हिंदी, नेट जेआरएफ हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो हरियाणा में निकलने वाले हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये लेक्चर आप देखा करें, आपको फायदा होगा इनसे। अलग से हिंदी साहित्य का कुछ नहीं पूछा जाता, इसी तरह के तथ्य पूछे जाते हैं, थोड़ा सा सिलेबस देखना होता है बस, और कुछ नहीं। 72, निम्नलिखित कहानियों का उनके कहानीकारों के साथ सुमेलन करना है यहाँ पर। तो चलिए कर लेते हैं 72 का, देखिएगा। तो देखिए काले हाशिए पर, जो काले हाशिए पर है ये किसकी रचना हो जाएगी, डॉक्टर एन सिंह। 4 इंच की कलम, ये किसकी रचना हो जाएगी,
कुसुम वियोगी की। और रक्त बीज ये किसकी रचना होगी? अरविंद राही। आवाजें ये किसकी रचना हो जाएगी? सत्य प्रकाश का, सत्य प्रकाश की रचना हो जाएगी। इस प्रकार से देखिए ए का 4 कहाँ पर है? ए का 4 है दो जगह, सी में भी है और डी में भी है, तो ये दोनों सही हो सकते हैं। बाकी ए और बी तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, इनका तो जिक्र ही नहीं होगा। 4 इंच की कलम ये किसकी कृति है? बी का 3 कुसुम वियोगी की बताई गई है। ये भी यहाँ पर है देखो, सी में भी है और डी में भी है, तो अभी संभावना है इन दोनों में से किसी के ठीक होने की। रक्त बीज किसकी रचना है? अरविंद शाही की। सी का 5 कहाँ है? सी का 5 सी में है। सी का 5 आवाजें गलत हो गया यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा, 72 का हाँ गलत हो गया, अभी आपको ये करेक्ट करवा देता हूँ मैं, ठीक है, देखिएगा क्या गलत हुआ। जो रक्त बीज है ये किसकी रचना होगी? सत्य प्रकाश की, ठीक है ना। आवाजें मोहनदास नैमिषराय की। ये है, इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया था पहले, इसमें करेक्शन करिएगा, ये होगा सही रूप। इसलिए सी का 2 कहाँ पर है? सी का 2 है इसमें, ये यहाँ पर है। और डी आवाजें ये मोहनदास नैमिषराय की होगी, इसलिए ये सही होगा। तो 72 का सही विकल्प होगा डी। इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर आपने नोट कर लिया हुआ तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला है 73। इसमें क्या पूछा गया है 3 में? तो यहाँ पर पूछा गया है आत्मकथाकारों और आत्मकथाओं को सुमेलित करिए। तो रचना है, आत्मकथा है हाथ से। हाथ से किसकी रचना है? हाथ से रमणिका गुप्ता। और मूर्धहिया किसकी रचना है? मूर्धहिया तो जो मूर्धहिया ये हो जाएगी यहाँ पर आपकी तुलसीराम की, डॉक्टर तुलसीराम। मूर्धहिया और एक और रचना है इनकी मणिकर्णिका, ये दोनों है इनकी ही रचनाएं। ये 2 भागों में डिवाइडेड रचना है इनकी आत्मकथा, ठीक है। मेरी पत्नी और ये भेड़िया, मेरी पत्नी और ये भेड़िया, ये किसकी कृति होगी? डॉक्टर धर्मवीर की। तिरस्कृत ये किसकी रचना हो जाएगी? तिरस्कृत डी। डी का जो सही होगा सूरजपाल चौहान। इस प्रकार से सुमेलित रूप यहाँ पर ये होगा। ए का 5 कहाँ पर है? सी में है, विकल्प सी में, इसलिए सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा 74। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित समीक्षात्मक कृतियों को उनके कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए करते हैं। तो 74 में देखिएगा, उपनिवेश में स्त्री, जो उपनिवेश में स्त्री है ये किसकी यहाँ पर रचना हो जाएगी? तो जो सही विकल्प होगा उपनिवेश में स्त्री का, प्रभा खेतान की ये रचना हो जाएगी। प्रभा खेतान। खुली खिड़कियां ये किसकी रचना हो जाएगी? मैत्रेयी पुष्पा। दुर्ग द्वार पर दस्तक ये किसकी रचना हो जाएगी? कात्यायनी जी, जो कात्यायनी है इनकी रचना हो जाएगी। औरत के लिए औरत ये किसकी रचना है? नासिरा शर्मा की। इसलिए 74 का सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प ए। अगला है इटालियन, जो एक तरह से निम्नलिखित भाषाओं को भाषा परिवारों के साथ सुमेलित करिए। तो यहाँ पर एक भाषा दी गई है और दूसरी तरफ भाषा परिवार, तो इसका भी सुमेलित रूप आप किस में प्रस्तुत करते हैं? तो देखिए, इटालियन ये किस भाषा किस भारोपीय किस परिवार के अंतर्गत आएगी? तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर भारोपीय परिवार में है इटालियन। कोलामी ये किसके अंतर्गत आएगी? कोलामी द्रविड़ परिवार के अंतर्गत। तो है अन्नामी, अन्नामी किसके अंतर्गत आएगी? तो अन्नामी आ जाएगी आपकी यहाँ चीनी के अंतर्गत अन्नामी। मई, मई किसके अंतर्गत आएगी? अमेरिकी परिवार के अंतर्गत। इस प्रकार से इसका रूप होगा आपके समक्ष। ए का 2 कहाँ है? ए का 2 है विकल्प 2 में, इसलिए विकल्प 2 ही यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प बी, ठीक है। इसके पश्चात अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
पहले हमने यहाँ पर 25 प्रश्न डिस्कस आपके साथ किए, अब दोबारा से 25 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से यहाँ पर जो हो जाएंगे हमारे 50। तो क्या है प्रश्न? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो क्या अनुक्रम यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही होगा? तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी। सबसे पहले अर्थ कथा, फिर समय है सहचर, आज के अतीत और पंछी उड़ गए। फिर प्रश्न है 52, इसमें क्या है? रचनाकाल के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। चलिए इनका भी अनुक्रम सही बता देते हैं 52 में। तो जो सही हो जाएगा तो वो होगा विकल्प ए। अर्थात सबसे पहले नाम आएगा कोणार्क का, फिर आषाढ़ का एक दिन, देवयानी का कहना है, अभंग गाथा। प्रश्न संख्या 53, इसमें क्या पूछा गया है? सृजन काल के अनुसार जायसी की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा, गलत है ये प्रश्न। कैसे पूछा गया गलत? क्यों है गलत? सिर्फ ये जायसी की रचनाएं नहीं है, ठीक है। तो ये सूफी काव्य है, ये सूफी काव्य है। तो वो ये प्रश्न इस प्रकार से ना था, सृजन काल के अनुसार सूफी काव्य जो रचना है इन्हें सही क्रम में रखिए, क्योंकि जो देखिए सही क्रम यहाँ पर होगा 53 का, तो होगा विकल्प ए। इसमें देखिए सिर्फ जो पद्मावत है ये है जायसी की रचना, बाकी चंदायन, मृगावती और मधुमालती ये अलग अलग रचनाकारों की रचनाएं हैं। तो सही जो विकल्प है विकल्प ए। सबसे पहले चंदायन आएगी, फिर मृगावती आएगी, फिर पद्मावत और अंत में मधुमालती। फिर प्रश्न संख्या है 55, 55 नहीं 54, कालक्रम के अनुसार रेखा चित्रों का संगत वर्ग है। तो जो रेखा चित्रों का संगत वर्ग कौन सा होगा यहाँ पर 54 में? तो वो देखिए सबसे पहले नाम आएगा जिनके साथ जिया, क्षितिज बिंब, छोटे बड़े दायरे, हम एक उम्र के वाकिफ हैं। हम एक उम्र से वाकिफ हैं, 54 का डी। अगला जो प्रश्न है, रचना क्रम के अनुसार अज्ञेय के निबंध संग्रहों का सही क्रम बताइएगा। तो 55 में जो सही विकल्प होगा, शाश्वती, आत्मपरक, केंद्र और परिधि, सर्जना और संदर्भ। तो 55 का सही होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा 56, ये स्थापना और तर्क वाले प्रश्न आगे नेट वालों और पीजीटी वालों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण रहते हैं, तो ध्यान से देखने हैं ये सारे नेट चैट और पीजीटी वाले। अब ये एलटी टेट जैसी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो एलटी कमीशन में भी पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से आपने सारे प्रश्न देखने हैं। तो स्थापना क्या है? यहाँ पर स्थापना में दिया गया है, क्रोध शांति भंग करने वाला विकार है। क्रोध कैसा है? शांति भंग करने वाला विकार। तर्क क्या है? क्योंकि क्रोध विवेक को नष्ट करता है। ध्यान से अगर आप इस मुक्ति को पढ़ोगे, क्रोध शांति भंग करने वाला विकार है, बिल्कुल सही। क्यों? अगर आप क्रोध करते हैं तो आपकी शांति भंग होती है ना। अपने ऊपर अगर आप इसको स्थापित करोगे इस तर्क को, तो आप बिल्कुल सही पाएंगे कि सच में जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी शांति भंग होती है। तो फिर ये तो सही हो गया। तर्क क्या है? क्योंकि क्रोध विवेक को नष्ट करता है, बिल्कुल सही। क्रोध आपके विवेक को भी नष्ट करता है। जब आपको क्रोध आता है तो कोई भी निर्णय आपका विवेकपूर्ण नहीं होगा, ये आपको पता ही होगा। तो जो 56 का सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका बी। ए और आर दोनों सही होंगे। अगला देखिए 57, यहाँ पर स्थापना क्या दी गई है? स्थापना दी गई है, छायावादी कवियों की सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। कैसी है? सूक्ष्म एवं उदात्त। तर्क क्या है इसका? तर्क है क्योंकि सौंदर्य की अभिव्यक्ति वे सांकेतिक और प्रतीकों के माध्यम से करते हैं। क्या है ये तर्क? क्योंकि सौंदर्य की अभिव्यक्ति वे सांकेतिक और प्रतीकों के माध्यम से करते हैं। तो देखिए क्या यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो ध्यान से अगर हम इसे भी पढ़ते हैं कि छायावादी कवियों की सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है, बिल्कुल सूक्ष्म और उदात्त है। जब भी अगर आप छायावाद के अंतर्गत महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे, पंत जी को पढ़ेंगे, निराला जी को पढ़ेंगे, तो आपको उनके अंदर की जो सौंदर्य भावना सूक्ष्मता और उदात्तता के रूप में देखने के लिए मिलती है। तो इस स्थापना तो सही हो जाएगी।
तर्क देखिए, क्योंकि सौंदर्य की अभिव्यक्ति वे सांकेतिक और प्रतीकों के माध्यम से करते हैं। बिल्कुल, सांकेतिक और प्रतीकों के माध्यम से करते हैं। उदाहरण देता हूँ, जो महादेवी वर्मा है, यह अधिकतर जो सौंदर्य की अभिव्यक्ति करनी हो तो दीप इत्यादि का, दीप, बादल, वन इत्यादि चीजों के माध्यम से देती है। ठीक है ना। अगर आप महादेवी वर्मा को देखेंगे तो दीप इनके कविताओं में काफी पाया जाता है, बादल इनकी कविताओं में पाया जाता है। तो ये प्रतीकों के माध्यम से और संकेतों से वर्णित करते हैं इन तथ्यों को। तो जो 57 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। ए और आर दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला है 58। इसमें स्थापना क्या दी गई है? प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी साहित्यकार हैं। और तर्क क्या है? उनके साहित्य में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। तो देखिए, दोनों विरोधाभास यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं अगर आप दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ते हो तो। कैसे? पहले में तो स्थापना तो दी गई है कि प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी साहित्यकार हैं। जब अगर आप पढ़ते तो बिल्कुल सही, ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं मुंशी प्रेमचंद। परंतु जो तर्क दिया जा रहा है कि उनके साहित्य में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की अभिव्यक्ति नहीं है, तो ये सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, उनके साहित्य में है, क्योंकि जब मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी साहित्यकार हैं, उनके साहित्य में भी तो ये झलकित होगा। तो इसलिए यहाँ पर सही जो विकल्प होगा, ए यहाँ पर ठीक होगा और आर गलत। ए आर कहाँ है? सी में, 58 का सी। 59 को देखिए, यहाँ पर स्थापना क्या है? नागार्जुन प्रगतिवादी कवि थे। तर्क क्या है? प्रगतिशील लेखक संघ के घोषणा पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए, अगर ध्यान से तथ्य को देखोगे आप तो यहाँ पर क्या झलकित होता है? तो झलकित ये होता है कि जो नागार्जुन थे, बिल्कुल सही है, ये प्रगतिवादी कवि थे। जो प्रगतिशील लेखक संघ के घोषणा पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये 1936 के आसपास लखनऊ में हुआ था, मुंशी प्रेमचंद्र जी की अध्यक्षता में। उस समय ये इस पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। उसमें ये लिखने के क्षेत्र में तो थे, परंतु इतने भी हाई लेवल के क्षेत्र में नहीं थे। ठीक है, तो इसमें इनके हस्ताक्षर नहीं थे। 59 का हो जाएगा यहाँ पर सी। ए सही है, आर गलत है। फिर प्रश्न है 60। इसमें क्या पूछा गया है? ये भी है स्थापना। देखिए, पहले साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध होने पर भी दोनों में अंतर रहेगा। साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध होने पर भी दोनों में अंतर रहेगा। और तर्क क्या है इसका? तर्क है क्योंकि जीवनानुभूतियों से ही साहित्य निर्मित होती है। अब देखिए, स्थापना को हम ढंग से देखते हैं। साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध होने पर भी दोनों में अंतर रहेगा, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध होने पर भी दोनों में अंतर है। साहित्य अलग जगह है और जीवन अलग जगह है। साहित्य में कुछ कल्पित चीजें भी की जाती हैं, जीवन में ये कल्पित चीजें नहीं की जा सकती हैं। जीवन में यथार्थ का ज्यादा महत्व रहता है। फिर तो ये विकल्प ए यहाँ पर सही होगा, स्थापना वाला। तर्क देखिए, क्योंकि जीवनानुभूतियों से ही साहित्य निर्मित होती है या होता है। कई जगह जीवनानुभूतियों से साहित्य का निर्माण होता है, परंतु कई जगह इसमें कल्पनाएं भी की जाती हैं। तो सिर्फ जीवनानुभूतियों को ही ये नहीं कहेंगे कि इसी से साहित्य का निर्माण होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी रचना पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ अंधा युग अगर आप पढ़ते हैं, तो वहां पर सिर्फ जीवनानुभूतियां नहीं है, वहां पर आपको कुछ कल्पनाएं भी दी गई है। कुछ ऐसे पात्र होते हैं जो इन दोनों के गठजोड़ से निर्मित होते हैं। तो इसलिए ये जो तर्क है यहाँ पर सही साबित नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, गलत। तो ए सही है, आर गलत है। कहाँ है? ए सही है, आर गलत, तो विकल्प सी में है ये। अगला देखिए, स्थापना क्या है यहाँ पर? आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। तर्क क्या है? क्योंकि उसमें मृदु वचनों की मिठास होती है। तो यहाँ पर देखते हैं अगर हम इसे, तो क्या सही यहाँ पर तथ्य हमें मिलते हैं? तो ये मिलता है कि आचरण की सभ्यता सदा आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। बिल्कुल सही है।
जो आचरण की सभ्यतामय भाषा होती है ये सदा मौन होती है, ऐसा साहित्य में बार बार कहा गया। और क्योंकि उसमें मृदु वचनों की मिठास होती है। हाँ, तो ये भी सही है। तो इसलिए जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो ए और आर दोनों सही होंगे। किस विकल्प पे है? विकल्प 2 में। अगला देखिए 62। स्थापना क्या है? फ्राइड मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं। तर्क, जैनेंद्र के उपन्यास मनोविश्लेषणवाद के उदाहरण हैं। तो 62 में अगर हम देखेंगे तो ये भी दोनों सही कथन है, क्योंकि फ्राइड मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और जो अपने जैनेंद्र है इनके उपन्यासों में भी हमें मनोविश्लेषणवाद मिलता है। तो ए और आर दोनों यहाँ पर भी सही हो जाएंगे। देखिएगा, फिर से कहूंगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक इत्यादि ग्रुप्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़िए। पीडीएफ इत्यादि वहां पर सेंड की जाती रहती है। जो पेड मेंबर है उन्हें उनके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। उनको ज़्यादा इधर उधर जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए 63। स्थापना क्या है? यहाँ पर व्यंग्य विसंगति बोध का उत्कृष्ट उदाहरण है। तर्क, हरिशंकर परसाई के निबंध व्यंग्यात्मकता से हीन है। देखिए, गहराई से अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें ये पता चलता है कि जो व्यंग्य है ये विसंगति बोध का उत्कृष्ट उदाहरण है। बिल्कुल सही। और जो हरिशंकर परसाई है इनके निबंधों में व्यंग्यात्मकता का अभाव है? नहीं, गलत है ये। जो हरिशंकर परसाई है ये व्यंग्यात्मक लेखक माने जाते हैं। तो इनके जो इनके निबंध होंगे, इनकी साहित्य में व्यंग्यता का अभाव कैसे होगा? तो ये सोचने की बात है। तो 63 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी। ए सही है, आर गलत है। स्थापना देखिए, यहाँ पर स्थापना क्या है 64 में? संसार में प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। तर्क क्या है? दुख से मुक्ति के बिना सुख संभव नहीं है। दुख से मुक्ति के बिना सुख संभव नहीं है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? तो सही ये होगा स्थापना। संसार में प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। बिल्कुल सत्य है। अगर आप इसे अपने ऊपर लागू करते हैं तो ये आपको सही कथन मिलेगा। तर्क देखिए, दुख से मुक्ति के बिना सुख संभव नहीं है। बिल्कुल, जब तक अंधेरा है, अगर आपको प्रकाश चाहिए तो उसको अंधेरे को समाप्त करना पड़ेगा, तभी जाके आपको प्रकाश मिलेगा। जब आपके जीवन में दुख है, अगर सुख चाहिए तो दुख को खत्म करना पड़ेगा। तो यही इस पंक्ति का कथन होगा। तो ए और आर दोनों सही है। कहां पर होंगे? विकल्प बी में, 64 का बी। अगला देखिए 65। स्थापना क्या है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तर्क, मानवता ही साहित्य का उद्गार नहीं है। मानवता ही साहित्य का उद्गार नहीं है। तो जो नहीं वाले तथ्य होते हैं इन पे आपने ज्यादा फोकस करने हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है। अब बताऊंगा कैसे। देखिए, स्थापना इसकी है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। बिल्कुल सही, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। क्यों? मनुष्य के लिए ही तो साहित्य का निर्माण होता है। अगर मनुष्य के लिए साहित्य का निर्माण नहीं होगा तो और किसके लिए हम साहित्य लिखेंगे? कोई और तो साहित्य का प्रयोग करेगा नहीं। इसलिए मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तर्क देखिए, मानवता ही साहित्य का उद्गार नहीं है। अगर मानवता ही साहित्य का उद्गार तो नहीं है तो किसके लिए आप मानवता का प्रयोग करेंगे? बताइए। तो इसलिए जो तर्क है ये यहाँ पर असंगत हो जाएगा। मानवता ही साहित्य का उद्गार है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। तो ए सत्य, आर गलत। ए सत्य, आर गलत कहाँ है? सी में। फिर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 66 को। यहाँ पर सुमेलित करने वाले प्रश्न फिर से आगे। नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करिए। तो अगर हम इसे सुमेलित करते हैं तो सही क्या होगा यहाँ पर 66 में? तो देखिएगा, द्रौपदी, जो द्रौपदी है इसका ये किसकी रचना हो जाएगी? द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा की। बिन बाती के दीप, ये किसकी रचना है? शंकर शेष। तीसरा हाथी रमेश बख्शी की रचना है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना होगी। तो यहाँ पर 66 में जो सही विकल्प होगा तो विकल्प सी। अगला है कहानी और कहानीकारों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर भी हम सुमेलित रूप आपके समक्ष रखते हैं। देखिएगा,
आकाशदीप किसकी कहानी है? आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। मलबे का मालिक मोहन राकेश। चीफ की दावत भीष्म सहानी। मोहनदास ये किसकी कहानी हो जाएगी? मोहनदास, तो मोहनदास हो जाएगी आपकी उदय प्रकाश की कहानी। ठीक है, 67 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर करते हैं पात्रों को उनके साथ सुमेलित, उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित। तो देखिएगा, शशि, ये शशि है, ये किस रचना की पात्र होगी? शेखर एक जीवनी। 68 का ए का 2 हो जाएगा यहाँ। क्रूर सिंह ये किस रचना का पात्र होगा? चंद्रकांता का। बावन दास ये किस रचना का पात्र है? बावन दास ये मैला आंचल का होगा। चल भाई, मैला आंचल। गोबर गोदान का। तो इस प्रकार से जो सही रूप होगा 68 का तो वो हो जाएगा सी। अगला देखिए 69, आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करिए। तो अगर हम उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करते हैं तो यहाँ पर जो शुद्ध रूप या सही रूप आपके समक्ष आता है तो इस प्रकार से हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल है, इनकी रचना कौन सी मानी जाती है प्रसिद्ध? रसमीमांसा और हिंदी साहित्य का इतिहास भी। फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी है, इनकी कौन सी रचना हो जाएगी? रस सिद्धांत नए संदर्भ। डॉक्टर नगेंद्र इनकी कौन सी रचना हो जाएगी? रस सिद्धांत। रस मीमांसा है रामचंद्र शुक्ल की। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित इनकी कौन सी रचना हो जाएगी? रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण। देखिए कितना ये मुश्किल प्रश्न था, रस रस करके हर जगह दिया गया था। तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर 69 का विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए 71, इसको देख लेते हैं सीधा, फिर ऊपर जाएंगे। कामायनी के पात्रों को उनके प्रतीकों के साथ सुमेलित करिए। ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 71 में देखिए जो सही रूप हो जाएगा तो वो इस प्रकार से है। श्रद्धा, श्रद्धा हृदय का प्रतीक। मनु, श्रद्धा हृदय का। मनु किसका प्रतीक है? मनु है मन का प्रतीक। और ईरा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। वृषभ किसका प्रतीक है? धर्म का। तो सही जो रूप होगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ए का 3 कहाँ पर है? ए का 3 है विकल्प बी में। वाला प्रश्न तो छोड़ दिया था। 70, गजलकार और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो देखिएगा, कुंवर बेचैन इनकी जो रचना कौन सी हुई? कुंवर बेचैन। याद रखिए इस प्रकार से बेचैन लिखा जाता है, कई बार हम गलत कर देते हैं। कुंवर बेचैन इनकी रचना हो जाएगी शमियाने का करे। शमियाने का करे। राम कुमार कृषक ये कौन सी है इनकी रचना? नीम की पत्तियां। ज्ञान प्रकाश विवेक इनकी कौन सी होगी? धूप के हस्ताक्षर। और माधव मधुकर मिश्र इनकी कौन सी होगी? सूर्य का सवार। इस प्रकार से जो 70 का सही विकल्प होगा विकल्प 2, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए 72, निबंधकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करिए। तो चलिए करते हैं। तो निबंध है यहाँ पर अज्ञे का। अज्ञे के द्वारा कौन सा निबंध लिखा गया है ये देखना है। लिखी कागज कोरे। फिर जो नाम आएगा दूसरा विद्यानिवास मिश्र, इनकी कौन सी कृति होगी? विद्यानिवास मिश्र का है गांधी का करुण रस। फिर अगला जो नाम यहाँ पर आएगा धर्मवीर भारती, कहानी अकहानी। शिव प्रसाद सिंह इनकी कौन सी रचना हो जाएगी? किस किस को नमन करूं, ये। तो सही 72 में हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए 73, इसमें क्या पूछा गया है? यात्रा वृत्तांतों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। तो सही जो रूप होगा यहाँ पर तो वो इस प्रकार से होगा। हिमांशु जोशी, सूरज चमके आधी रात। सूरज चमके कब? आधी रात को। दिन को नहीं, कब चमकेगा? आधी रात को चमकेगा सूरज। नरेश मेहता,
साधु चले ना, साधु चले ना जमात। चल भाई तू क्यों रुक रहा है? ये पेन चल नहीं रहा है, बाकी चीजें चल रही हैं। धर्मवीर भारती, इनकी कौन सी रचना है? धर्मवीर भारती की हो जाएगी यात्रा चक्र। श्रीलाल शुक्ल, इनका कौन सा है? तो श्रीलाल शुक्ल की हो जाएगी अगली शताब्दी का शहर। ध्यान से इनको बार बार देखिएगा, ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, सिंगल या फिर इसी तरह से मिलान करने वाले। फिर है यहाँ पर 75, आलोचक और उनकी आलोचना को देखना है। तो 75 में देखते हैं तो रूप आपके समक्ष ये है। विशंबर नाथ उपाध्याय, इनकी रचना है मीमांसा और मूल्यांकन। मीमांसा और मूल्यांकन। शिव कुमार मिश्र की रचना कौन सी है? आलोचना के प्रगतिशील आयाम। रमेश कुंतल मेघ, इनकी रचना कौन सी है? मन खंजन किन के। शंभुनाथ, इनकी रचना कौन सी है? तो यह है प्रेमचंद का पुनर्जन्म। पुनर्जन्म नहीं, पुनर्मूल्यांकन। प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन। डी का यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से विकल्प सी है ये संगत हो जाएगा यहाँ। अगला है 74, इसका अगर हम मिलान कर लेते हैं तो देखिए, संशय की एक रात, नरेश मेहता। मैला आंचल, ऊपर हमने देखा था रेणु साकेत। मैला आंचल भाई यहाँ जाएगा। 8वां सर्ग, 8वां सर्ग है आपकी सुरेंद्र वर्मा। साकेत मैथिली शरण गुप्त। तो ए का 3 कहाँ पर है? ए का 3 विकल्प 2 में है, इसलिए ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 74 का, 74 का यहाँ पर डी। एक मिनट, संशय की एक रात, एक, हाँ देखिएगा कंफ्यूजन हो जाती है ना, 2 है यहाँ पर। तो एक बी में भी 3 है, डी में भी 3 है। मैला आंचल 4, बी का 4 कहाँ कहाँ है? बी का 4 सिर्फ यहाँ पर है, और यहाँ पर ये तो पहले से ही गलत होगा, इसलिए विकल्प डी ही यहाँ पर सही हो जाएगा, बी नहीं। विकल्प डी सही है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लेक्चर था हमारा। 25 प्रश्न हमने पहले देखे, 25 उसके पश्चात 25 हो गए 50। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से 50 प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए। मुझे पूर्ण आशा है कि ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो फिर वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से एक बार आपको बताऊंगा, हमारी टीम के द्वारा जो ये हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इन नोट्स को लेने के लिए, तो नोट्स आप में रहते ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। ये नोट्स आपको हार्ड कॉपी के तौर पर, अगर आप इन्हें परचेज करते हो, आपके घर पर डिलीवरी के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे बाया इंडिया पोस्ट के द्वारा। ठीक है, एल टी टेट डिस्क्रिप्शन टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नोट्स। तो उसमें रहते इनको लीजिएगा और बार बार इनका रिवीजन करिएगा। काफी महत्वपूर्ण 1500 प्लस क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।